फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है नंबर सिस्टम के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस है डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, अलग से स्किप कर देते हैं और क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी पे ज़रूर आते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा सफिशिएंसी में दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट होता है कि आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। पॉइंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर बताओ, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपसे पूछा क्या होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि सफिशिएंट है, यानी आंसर आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा रीड द ऑप्शंस केयरफुली, कि जो भी गिवन ऑप्शंस हैं वो आप केयरफुली रीड करें और फिर मार्क करें आंसर, देन मार्क द आंसर। ये दो पॉइंट दिमाग में रखने, कभी भी आंसर नहीं निकालना और ऑप्शन हमें केयरफुली रीड करके मार्क करने आंसर। तो मैंने जो ये क्वेश्चन लिए है, इसमें आपके पास चार ऑप्शंस है। देखिए, पहले हम कर लेते हैं कि हमें क्या मार्क करना है। मार्क ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इफ इवन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर इनसफिशिएंट, यानी स्टेटमेंट वन प्लस स्टेटमेंट टू मिलके भी हम आंसर नहीं कर सकते, तो हमें आंसर मार्क करना है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कब मार्क करना है? इफ एनी वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर, यानी या तो स्टेटमेंट वन होगा, टू नहीं होगा, या फिर टू होगा और स्टेटमेंट वन सफिशिएंट नहीं होगा। तो दोनों केसेस में हमें मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी। मार्क सी इफ ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ईच स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट वन से भी हम आंसर दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली और स्टेटमेंट टू से भी दे सकते हैं, तो हमें मार्क करना ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी कब करना है? इफ बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी दोनों मिलके तो सफिशिएंट है, बट नीदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू के बेस पे आंसर नहीं दे सकते। तो पहले आप ये डिफरेंस समझ लिए इसमें, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हम आंसर मार्क कर देते हैं। मार्क ए कब करना है? अगर दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आंसर नहीं आ रहा। मार्क बी कब करना है? जब दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है लेकिन दूसरे से नहीं, यानी स्टेटमेंट वन से आ रहा है टू से नहीं, या फिर टू से आ रहा है और वन से नहीं, तो हमें मार्क करना है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, अगर दोनों से इंडिपेंडेंटली आंसर आ सकता है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट वन से आंसर मिल सकता है और स्टेटमेंट टू से मिल सकता है, तो वी विल मार्क ऑप्शन सी। और डी कब है? जब दोनों मिला के तो आंसर दे सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली हम स्टेटमेंट वन और टू से आंसर नहीं दे सकते। ये पहले आप क्लियर कर लिए बिल्कुल एकदम कि हमें कब ऑप्शन ए लेना है, कब बी, कब सी और कब डी। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए 10 बॉयज गोज टू द नेबरिंग ऑर्चर्ड। 10 बॉयज हैं, ऑर्चर्ड मतलब जहां पर कि फलों का होता है, फ्रूट के ट्रीज होते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, ईच बॉय स्टील अ फ्यू मैंगोज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज दे स्टील। हमसे पूछा है टोटल मैंगोज हमें बताने। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम बता सकते हैं कि उन इंफॉर्मेशन से या नहीं, टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, द फर्स्ट बॉय स्टील फोर मैंगोज। बी वन ने कितने स्टील किए? फोर मैंगोज। फोर्थ बॉय स्टील 16 मैंगोज, बी फोर ने स्टील किए 16 मैंगोज। एट्थ बॉय ने स्टील किए 32 मैंगोज एंड टेंथ बॉय स्टील 40 मैंगोज। तो इस स्टेटमेंट वन के बेस पे तो देखिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि और बॉयज का हमें नहीं पता। तो ये तो स्टेटमेंट वन क्या है, सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉय स्टोल द मिनिमम नंबर, यानी ये मिनिमम नंबर है, एंड टेंथ बॉय स्टोल द मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं, क्योंकि हम टोटल अभी भी नहीं बता सकते। इवन अगर दोनों स्टेटमेंट को भी मिला देंगे तब भी हम
नहीं बता सकते, यानी हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आप याद रखिएगा। ए का मतलब क्या था, इफ इवन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर इनसफिशिएंट, तो हमें मार्क करना ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, इज जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स हमें बताना है इवन है या फिर ऑड है, इनमें से बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है हमसे एक्स वाई जेड इज ऑड, यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड हमें गिवन क्या है, ऑड है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कब हो सकता है, देखिए ऐसा कि 3 नंबर की मल्टीप्लाई ऑड आए, इसका सिर्फ एक केस है, जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर तीनों नंबर क्या हो, ऑड हो, तभी पॉसिबल है। जैसे मान लिया 3, 5, 7, तो इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो क्या आएगी, ऑड। अगर इनमें से कोई एक भी इवन हो गया, मान लिया 3 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इवन। या फिर दो इवन हो गया तब भी प्रोडक्ट क्या होगी, इवन। और तीनों इवन है तो इवन होगी। तो ऑड आने का एक ही केस है, जब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या हो, ऑड। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन, और दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हमेशा इवन। तो हम बता सकते हैं यस इवन होगा स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे, यानी स्टेटमेंट 1 से हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, तो देखिए स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इवन। तो देखिए 3 नंबर का सम इवन कब हो सकता है, या तो तीनों इवन हो, या फिर कोई भी दो ऑड हो और एक इवन हो। अब उसमें भी क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट दो की कब इवन होती, या तो दोनों इवन हो, या फिर दोनों में से एक ऑड हो और एक इवन। तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो इसमें हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि जेड और एक्स क्या होगा हमारे पास। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो सफिशिएंट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। फिर से हम वापस जाते हैं, देखिए ऑप्शन बी का मतलब है मार्क बी इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर। दोनों में से एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है, दूसरा नहीं है, तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, देखिए ए बी सी आर इंटीजर्स, इज ए माइनस बी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी। देखिए स्टेटमेंट 1 में दे रखा है बी इज नेगेटिव, क्योंकि ए माइनस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी माइनस सी। देखिए दोनों साइड ए है, इसका तो कोई रोल नहीं है, दोनों जगह सेम रहेगा। अगर हम इसको इस साइड लिया इक्वेशन पे, तो ये हो जाएगा -2b ग्रेटर देन -2c। हमें ये बताना है क्या ऐसा है या नहीं है। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या दिया है, b लेस देन 0। तो क्या b लेस देन 0, b निगेटिव हो जाए तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, दिस वन साइड विल बिकम पॉजिटिव। लेकिन ये साइड हमें क्योंकि c नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये निगेटिव ही है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप में एलोन क्या है, सफिशिएंट नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। देखिए जब हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो हम पिछले स्टेटमेंट वाली इंफॉर्मेशन नहीं लेते। स्टेटमेंट 2 का मतलब है सी इज पॉजिटिव, तो इस सेम इक्वेशन ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर से वही केस -2b ग्रेटर देन -2c। अब सी तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें बी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम स्टेटमेंट 2 एलोन यानी अकेले स्टेटमेंट 2 के बेस पे भी आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, स्टेटमेंट 1 प्लस 2, यानी बी लेस देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0, तब हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये तभी आंसर हो सकता था जब दोनों बी और सी के बारे में हमें पता हो। तो इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी
डी क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। जब हमारे ऑप्शन डी कह रहा है मार्क डी इफ बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर बट नाइदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, यानी अकेले S1 और S2 के बेस पे आंसर हम नहीं दे सकते, लेकिन दोनों को मिला दे S1 प्लस S2 को तो हम आंसर दे सकते हैं, तो इट बिकम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इज x प्लस वाई माइनस जेड प्लस टी इज इवन, यानी हमें ये बताना है माइनस जेड इज इवन और नॉट, ये इवन है या नहीं, हमें ये बताना। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट वन कह रहा है x प्लस वाई प्लस टी इज इवन, यानी देखिए इसमें से क्या है x प्लस वाई प्लस टी, इतना पार्ट क्या है, ये तो इवन है। तो स्टेटमेंट वन के बेस पे हमें मिल रहा है एक कोई इवन है, उसमें से z माइनस कर दे, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये इवन होगा या ऑड होगा, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस पे, z पर। अगर इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, लेकिन अगर z ऑड होगा तो हम ऑड नंबर आएगा इवन माइनस वन। तो स्टेटमेंट वन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट टू पर आते हैं। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है t इंटू जेड इज ऑड, इसकी मल्टीप्लाई ऑड है, इनकी मल्टीप्लाई दो नंबर की ऑड तभी हो सकती है जब दोनों नंबर आपस में क्या हो ऑड, तभी ऑड आएगा। अगर एक भी इवन हो जाता तो फिर इवन हो जाता है, तो यानी t भी ऑड है और z भी ऑड है। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट टू के बेस पर हम ये नहीं बता सकते कि x प्लस वाई माइनस जेड प्लस टी क्या होगा, हमें सिर्फ क्या पता चला कि t और z ऑड इवन है, तो स्टेटमेंट टू भी अपने आप में सॉरी इनसफिशिएंट है। अब एक थर्ड केस ले लें जब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 कह रहा है कि इवन माइनस जेड स्टेटमेंट वन से मिला, स्टेटमेंट टू से मिला z क्या है ऑड है। उन दोनों के बेस पे हम बता सकते हैं कि अगर इवन में से कोई ऑड माइनस होता है तो वो क्या होता है, इट इज ऑड। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इट इज सफिशिएंट टू आंसर, यानी इस केस में भी आंसर क्या होगा जब स्टेटमेंट वन और टू मिलके आंसर दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन एंड टू मिलके आंसर दे सकते हैं, इसका मतलब आंसर नंबर डी, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। स्टेटमेंट वन एंड टू सफिशिएंट बट अलोन दे आर नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है हाउ ओल्ड इज सचिन इज 1997 में एज बतानी सचिन की। स्टेटमेंट वन कह रहा है सचिन इज 11 years younger than Anil whose age will be a prime number in 1998। स्टेटमेंट वन तो देखिए बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमें क्या मिल रहा है अनिल है, उसकी एज क्या है प्राइम नंबर है इन 1998, सचिन की एज जो होगी वो हो जाएगी अनिल माइनस 11, लेकिन प्राइम नंबर तो कोई सा भी एज हो सकती है अनिल की, तो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अनिल एज वाज अ प्राइम नंबर इन 96। स्टेटमेंट टू कह रहा है अनिल की एज जो थी वो क्या है प्राइम नंबर है 96, लेकिन सचिन के साथ स्टेटमेंट टू में कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट टू अलोन भी नॉट सफिशिएंट है। अब अगर दोनों को मिला भी दे हम स्टेटमेंट वन एंड टू तो क्या हो जाएगा अनिल की एज आएगी, एक प्राइम नंबर है 96 में भी और 98 में, यानी अब देखिए किस तरीके से हो सकता है 3 और 5 हो, 96 में 3 98 में दिस, या फिर 5 और 7 हो या फिर 11 13 हो, ऐसा कोई भी दो दो का गैप की एज हो सकती है। तो हम इस दोनों इंफॉर्मेशन मिलाने के बाद भी हम आंसर नहीं कर सकते, यानी S1 प्लस S2 मिलके भी सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक बार और देख लेते हैं, दिस वन इफ इवन बोथ टुगेदर स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन सिक्स पर आते हैं। क्वेश्चन सिक्स हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है।
स्टेटमेंट 1 में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22। स्टेटमेंट 2 में हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर मुझे निकालना हो फार्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? तो फार्मूला अगर लिख लें तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। ए प्लस बी पता होना चाहिए। तो बता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो हमें पता है, ये भी पता है। सिर्फ ए प्लस बी, अगर इन इंफॉर्मेशन से हमें ए प्लस बी पता चल जाए तो हम आंसर दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 से देखिए, स्टेटमेंट 1 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो इसमें देखिए हमारा फार्मूला कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे आंसर नहीं आ सकता। स्टेटमेंट 2 को अगर मैं ले लूँ ए बी प्लस 3, तो दोनों अपने आप में तो देखिए सफिशिएंट नहीं है। अब एक ट्राई करते हैं हम, दोनों को कंबाइन कर देते हैं S1 प्लस S2 को, देखते हैं क्या पता इससे आंसर आ जाए। तो इस फार्मूले में अगर मैं लगाऊं देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 22 और ए भी हमें दे रखा है 3, ये जाएगा 2 इंटू 3। तो 22 प्लस 6 यानी 28। लेकिन ए प्लस बी हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 28। तो अभी भी देखिए दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी हम ए प्लस बी की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, और अगर यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी नहीं बता सकते। यानी इस केस में भी क्या होगा, S1 प्लस S2 दोनों मिलके भी इनसफिशिएंट है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। इन अ फुटबॉल मैच एट द हाफ टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब वाज ट्रेलिंग बाय 3 गोल्स। हाफ टाइम तक क्या हो रहा था, यानी आधे मैच तक महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रहा था, लैग कर रहा था 3 गोल्स, -3 पीछे चल रहा था। डिड इट विन द मैच? स्टेटमेंट 1 में हमें क्या, इन द सेकंड हाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब स्कोर 4 गोल्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेकंड हाफ टाइम में 4 कर दिए। वो ट्रेल कितने से कर रहा था, 3 से, यानी वो 1 से लीड करेगा। लेकिन ये तब होगा जब जो उसका अपोनेंट है, अपोनेंट ने सेकंड हाफ में क्या हो, एक भी गोल ना करा हो, तब तो वो जीत जाएगा। लेकिन हमें सेकंड हाफ वाले की इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रखी, तो हम नहीं बता सकते, यानी स्टेटमेंट 1 के बेस पे तो नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है अपोनेंट स्कोर्ड 4 गोल्स इन द मैच। यानी स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि अपोनेंट ने कितने गोल कर दिए, 4 गोल्स पूरे मैच में। लेकिन क्या इसके बेस पे हम आंसर दे सकते हैं? देखिए एक बार कंडीशन बना लेते हैं कि फर्स्ट हाफ के एंड तक क्या हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3 गोल से पीछे था। तो या तो सिचुएशन ये हो सकती है कि अपोनेंट ने 3 गोल किए और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 0 किए, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 8 किया हो और अपोनेंट ने कितने कर रखे हैं, 4 गोल फर्स्ट हाफ में। तो देखिए जब सेकंड हाफ एंड हुआ तो कह रहा है वो स्टेटमेंट, मतलब 2 के बेस पे तो नहीं बता सकते। अब हम मिला रहे हैं दोनों को, एक बार ट्राई करके देख रहे हैं कि अपोनेंट स्कोर 4 गोल्स इन द मैच और सेकंड हाफ में महिंद्रा ने किए 4। तो अगर इसने 4 किए और अपोनेंट ने एक गोल कर दिया सेकंड हाफ में, तो पूरा मैच एंड होने पे स्कोर होगा 4-4। तो टाई हो रहा होगा मैच, यानी मैच विन नहीं किया होगा उसने। इसमें अगर फर्स्ट हाफ तक स्कोर हो 1-4, सेकंड हाफ में इसने 4 किए तो 5, और इसने एक भी नहीं किया होगा, तो ये 5-4 तो जीत गया होगा। तो मैच जीत भी सकता है और टाई भी हो सकता है। तो हम दोनों को मिला के भी आंसर नहीं कर सकते कि महिंद्रा ने डेफिनेटली मैच जीता या नहीं। तो अगेन अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इज एक्स इज इक्वल टू वाई बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है वो एक्स प्लस वाई इंटू 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। तो हम इसका देखिए एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा अगेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 यानी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी स्टेटमेंट 1 के बेस पे तो हम बता सकते हैं यस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है दिस वन एक्स माइनस 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 50 का होल स्क्वायर। ये ट्रू है या नहीं? तो देखिए x माइनस 50 अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दिस। यहाँ देखिए प्लस माइनस लग गया। अब प्लस माइनस की वजह से दो कंडीशन हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू वाई माइनस 50। इस केस में तो देखिए x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, लेकिन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 50। इस केस में देखिए क्या आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यानी इस केस में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेस पे आंसर दे सकते हैं। तो अवर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि एक स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं, दूसरे से नहीं दे सकते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू बतानी हमें क्या है। एक्स क्या है? एक्स एंड वाई आर अनइक्वल इवन इंटीजर्स लेस देन 10। स्टेटमेंट 1 कह रहा है x and y are unequal even integers less than 10, यानी x भी लेस देन 10 है एंड y भी लेस देन 10 है और अनइक्वल है, दोनों अलग अलग है, यानी x इज नॉट इक्वल टू y। और कह रहा है x अपॉन y इज एन ऑड इंटीजर, ये ऑड आना चाहिए। देखिए कब हो सकता है जब x अपॉन y ऑड इंटीजर आए, यानी x y से बड़ा होगा और अनइक्वल इवन इंटीजर्स में। अनइक्वल इवन इंटीजर है, ये भी हमें दे रखा है इवन इंटीजर ही है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 2 4 6 8 हो सकती है। ऐसी y की वैल्यू भी हो सकती है 2 4 6 8 और x अपॉन वाई आना चाहिए ऑड। तो देखिए इसमें एक ही कंडीशन ऐसी है जब x क्या होगा 6 और y क्या होगा 2। तो 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 3। इससे हमें वैल्यू पता चल गई x इज 6 y इज 2। तो हम इसमें x की वैल्यू बता सकते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट 2 x एंड y आर इवन इंटीजर्स। अभी क्या है x एंड y इवन इंटीजर लेस देन 8। अभी भी वही बात है, इवन इंटीजर है लेस देन 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 12। तो अगेन x की वैल्यू जो हो सकती है या तो 2 4 6 8 में से कुछ हो सकती है और y की वैल्यू भी 2 4 6 8 में से कुछ हो सकती है। यानी प्रोडक्ट है तो देखिए 6 इंटू 2 हो सकता है, 12 होता है। लेकिन प्रॉब्लम अब की बार क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं बता सकते कि x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2 है या फिर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 12 है और इवन भी है दोनों। सेकंड केस में हम इंडिपेंडेंटली ये नहीं बता सकते। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी एनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट हम आंसर दे सकते हैं और दूसरे से नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए 11 में क्या कह रहा है हमसे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n? n is an even integer, m is an odd integer and m is greater than n। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है n तो even इंटीजर है, m क्या है odd इंटीजर है और m is greater than n। तो वैल्यूज ऑफ m एंड n का तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, हमें नहीं पता। स्टेटमेंट 2 कह रहा है
प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 30। तो हम इस स्टेटमेंट के बेस पे भी ये नहीं बता सकते m और n की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अब एक थर्ड केस लेते हैं, जब दोनों को कंबाइन कर दें तब हम देखें। यानी n तो इवन है, m ऑड है, m ग्रेटर देन n है, और इन दोनों की प्रोडक्ट 30 है। तो देखिए 30 प्रोडक्ट कब आ सकती है, जब क्या हो, 1 into 30 हो, 2 into 15 हो, 3 into 10 हो, 5 into 6 हो। ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। अब इसमें देखिए m को बड़ा करना है हमें, और m क्या है, ऑड, यानी ऑड बड़ा हो और इवन छोटा हो। ऑड बड़ा हो और इवन छोटा हो, ऑड बड़ा हो और इवन छोटा हो, ऑड बड़ा हो इवन छोटा हो, ऑड बड़ा हो इवन छोटा हो। यानी देखिए ये वाला केस आ रहा है हमारे पास 15 और 2। इसमें क्या है, ये ऑड है और ये बड़ा है, ये इवन है, छोटा है, तो ये हमारा m है, ये m है, और इन दोनों की प्रोडक्ट है 30। तो हम आंसर दे सकते हैं S1 प्लस S2 दोनों को कंबाइन करके। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये S1 और S2 से तो आंसर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली S1 और S2 से आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चन 12, इज मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3। पूछना है मॉड x इज लेस देन 3 है या नहीं। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है ये x इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। लेकिन निगेटिव है, यानी दो चीज़ों की प्रोडक्ट निगेटिव है, तो ये तभी हो सकती है या तो ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, या फिर ये निगेटिव हो और x पॉजिटिव हो। ये हो सकता है। तो x इज लेस देन 0 और x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी x तो निगेटिव है इससे मिल रहा है, और x लेकिन बड़ा है -3 से। तो -3 से बड़ा है और 1 से 0, तो अगर हम मॉड लेंगे, मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 से 3 के बीच में होगी, यानी लेस देन 3 होगी। स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है x इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। ये तभी हो सकता है जब ये भी बड़ा हो और ये भी बड़ा हो, या फिर ये भी निगेटिव हो, दूसरा भी निगेटिव हो। तो देखिए x ग्रेटर देन 0, यहाँ x ग्रेटर देन 3, यहाँ x लेस देन 0 या x लेस देन। इन दोनों केसेस में मॉड क्या होगा, 3 से बड़ा आएगा। इज मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज लेस देन 3। स्टेटमेंट 1 के बेस पे हम बता सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक स्टेटमेंट के बेस पे आंसर दे सकते हैं, एक के बेस पे नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, इज जेड स्मॉलेस्ट। क्या जेड सबसे छोटा है, ये हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन एट लीस्ट वन ऑफ द वैल्यूज, वन ऑफ द वाई टू जेड। एक्स जो है एट लीस्ट वन है, नहीं होगा, ये और होगा वाई और जेड। तो एक्स या तो वाई से बड़ा है, या एक्स जेड से बड़ा है, या एटलीस्ट है, यानी एक्स दोनों से बड़ा भी हो सकता है। तो इसके बेस पे तो हम नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 तो नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है वाई इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ एक्स और जेड। तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स और वाई इज ग्रेटर देन जेड, और वाई इज ग्रेटर देन बोथ एक्स और जेड। तो देखिए ये हमें सेकंड इंफॉर्मेशन में मिला। तो देखिए यहाँ भी दोनों इंफॉर्मेशन को अगर हम मिला के भी देखें,
तब भी हम सही कॉम्बिनेशन नहीं बता पाएंगे, डेफिनेटली ये नहीं बता सकते कि z, क्योंकि x अगर y से बड़ा है और y z से बड़ा है तब तो आ जाएगा हमारे पास ये फॉर्म, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि x z से बड़ा हो और y भी z से बड़ा हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो हम तो आंसर आ सकता है इस केस में। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आपस में ट्रू नहीं होंगे कि x ग्रेटर देन y हो और y ग्रेटर देन x हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सीधे कॉम्बिनेशन जो बन सकता है हमारे पास वो यही है कि x ग्रेटर देन y हो और y ग्रेटर देन z हो, या फिर x ग्रेटर देन z हो और y भी ग्रेटर देन z हो। तब भी हम ये बता सकते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 और 2 मिलके हम आंसर दे सकते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी। इंडिपेंडेंटली हम S1 और S2 के बेस पे आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन 14 इज एन ऑड, या एन ऑड है ये बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है n इज डिविजिबल बाय 3, 5, 7 एंड 9। तो हमें पता है कि जब डिविजिबल होता है तो कौन सा नंबर होता है, वो एलसीएम होता है। तो 3, 5, 7, 9 का हम एलसीएम लेंगे, निकाल लेते हैं। 3, 5, 7, 9 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 से 35, 35 3 से 105, 105 into 3, 315, 315, 315 एलसीएम आ गया, यानी एन क्या है 315 है। 315 तो सबसे छोटा नंबर है, देखिए अब 315 इंटू 2 यानी कि 620 भी होगा ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो स्टेटमेंट 1 अलोन के बेस पे तो हम नहीं बता सकते। सेकंड कह रहा है देखिए 0 से 400 के बीच में, यानी स्टेटमेंट 2 कह रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं कि एन क्या है, क्या हम बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कि एन ऑड है या नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दें, S1 प्लस S2 को आप मिला दें, यानी n इज डिविजिबल बाय दिस, तो हमें पता चल गया n 350 620 इस फॉर्म में कुछ होगा। और सेकंड इंफॉर्मेशन में कह रहा है वो कि n 400 से कम होना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली पता है कि n कौन सी वैल्यू 315 और वो ऑल्ड है। तो हम तभी बता सकते हैं जब S1 और S2 को कंबाइन कर दें, यानी आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारे सारे ऑप्शन आ गए, ए बी डी, सिर्फ सी अभी तक नहीं आया। देखते हैं क्या पता इसमें हमें सी मिल जाए ऑप्शन। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। इज द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99? नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। देखिए एन कोई नंबर है, क्या ये डिविजिबल बाय 99 है, ये हमें बताना है। एन जो है वो 9 से भी डिविजिबल है और एन 11 से भी डिविजिबल है। तो देखिए किसी भी डिविजिबिलिटी को याद करिए, कोई नंबर है जैसे 99 है, तो अगर मैं उसके को प्राइम नंबर्स ले लूं और अगर वो दोनों को प्राइम से डिविजिबल हो तो वो कंप्लीटली पूरे नंबर से भी डिविजिबल होगा। यानी 99 है तो 9 और 11, जैसा हम क्या करते हैं देखिए 12 के लिए लिखते हैं, 12 के को प्राइम है 3 एंड 4। तो हम कहते हैं कि इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, 3 से देख लो डिविजिबल है और 4 से देख लो, अगर दोनों से डिविजिबल है तो 12 से भी होगा। यही लॉजिक हम 6 के लिए भी लगाते हैं, 6 के 2 इंटू 3, तो 2 से जो डिविजिबल हो और 3 से जो डिविजिबल हो वो 6 से भी हो। तो इस लॉजिक के बेस पे स्टेटमेंट 1 से हम आंसर दे सकते हैं, यस स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। अगर नंबर्स को हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया तब भी नंबर क्या है डिविजिबल बाय, मान लो एन को चेंज कर दिया, पी बन गया वो नंबर, रिवर्स चेंज करके अभी भी वो 9 से डिविजिबल है और 11 से भी। अगर 9 और 11 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो 99 से भी डिविजिबल होगा।
तो अगर रिवर्स में भी डिविजिबल हो जाता है कोई नंबर जब 99 है तो उसकी डिजिट अगर हम चेंज कर देंगे तब भी वो डिविजिबल रहता है। यानी इस बार हमारे पास ऐसा केस आ गया जिसमें कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, एलोन सफिशिएंट है। एलोन, देखिए ये पहला केस आया अभी तक। एलोन यानी S1 से भी आंसर दे सकते हैं, S2 से भी आंसर दे सकते हैं। यानी जब S1 से आंसर दे रहा है तो S2 की कोई जरूरत नहीं है हमें, S2 से आंसर दे रहा है तो S1 की कोई जरूरत नहीं। यानी इसमें हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखिए, वापस मैं ऊपर आपको ले आता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि क्या क्या हमारे देखिए ऑप्शंस होते हैं। स्टेटमेंट सी क्योंकि अभी तक यूज नहीं हुआ था तो अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। स्टेटमेंट सी का मतलब है इफ ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। यानी S1 से अलोन हम आंसर दे सकते हैं, S2 से अलोन भी आंसर दे सकते हैं, तो हमें टिक करना था ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन थे, टॉप 15 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो आगे हम वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, जो भी हम चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें जो लास्ट वीडियो बनाएंगे वो हम स्पेशली डेडिकेटेड करेंगे डेटा सफिशिएंसी के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी आपके सजेशन हो या कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। Thank you for watching my channel, Salman Sir Class.